हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा पाठ है हमारे अतीत भाग थर्ड कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अर्थात जो अंग्रेज़ थे वो भारतीय लोगों को यानी गंवार, अनपढ़, जाहिल समझते थे। उनका मानना था कि जो भारतीय संस्कृति जो है, इससे जो भारतीय जो लोग हैं जो है अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। इसके तहत अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। भारतीय जो शिक्षा है उस शिक्षा नीति को उन्होंने बदला और भारत को इन्होंने अपने नज़रिए से भारत को शिक्षित करने का उन्होंने प्रयास किया। तो देखिए, पहले के अध्यायों में हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों, आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज़ केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय के नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका सांस्कृतिक मिशन भी, अर्थात भारत को जो है पूर्ण रूप से जो है ईसाई बना देना, यानी भारतीय लोगों का धर्म बदल देना। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। अर्थात जो अंग्रेज़ हैं भारतीय समाज को, यहाँ की कल्चर को, सभ्यताओं को, रीति रिवाज को बदलना चाहते थे। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेज़ों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेज़ों के पास इन सवालों से कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशकों तक जो है इस बात की बहस चली। अब आगे कह रहा है अंग्रेजी भाषा, जो अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, अंग्रेज जो है शिक्षा को किस तरह देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि अंग्रेज शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोचते थे और शिक्षा के जो विचार आज हमें सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान इस बात पर हम भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। अर्थात जब अंग्रेज़ों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने का प्रयास किया तो भारतीय लोगों ने क्या प्रतिक्रिया, भारतीय लोगों का क्या रिएक्ट रहा कि उन्होंने कैसा रिएक्ट किया। इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए वे कि भारतीय भाषा को कैसे पढ़ाया जाए। अब कह रहा है प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद होता है बेटा एशियाई भाषा और वहाँ के लोगों संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो प्राच्यवाद होता है। यानी एशियाई, देखो भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। तो भारत के जो लोग हैं, ऐसे जो लोग जो एशियाई महाद्वीप के लोगों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान रखते हो और एशियाई भाषा को जानने वाले लोग क्या कहलाए? प्राच्यवाद कहलाए। सन 1783 में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। अर्थात कई भाषाओं के भाषाविद होता है बेटा, कई भाषाओं के जो जानकार व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषाविद कहते हैं। ठीक है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक, लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कहने का तात्पर्य जोन्स जो है कई भाषाओं को सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियों, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना उन्होंने शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि इस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके
उनके जैसे दिलचस्पी रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड ने भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का भी अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन करना शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक ने भारत के प्रति खास तरह का रवैया वे रखते थे। वे भारत और पश्चिम यानी जो यूरोप के जो लोग थे, जो अंग्रेज जो लोग थे, उन्हें कहा जाता है पश्चिम, ये यूरोप के जो देश हैं, दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में, उनके विचार में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत ही जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के ज़रिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं को, जो भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो ग्रंथ है, उनको पढ़कर ही भारतीय शिक्षा के बारे में या संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। और इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक ने दोनों ने प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति को सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने, अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों ही भूमिका निभा रहे थे। यानी अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोगों को दोबारा से उनकी संस्कृति को बताया जाए, उनके जो अतीतपूर्ण जो वैभव जो जीवन था उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि पहले वो परिचित हैं। नहीं, उन लोगों का, इन अफसरों का मानना था कि भारतीय लोगों को वही चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए जो वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं या उसके बारे में वो जानते हैं, जिससे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजान विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर का उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा जो है खोला गया। और कह रहा है 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और अंग्रेज जो हैं देश का शासन चलाने में उन्हें मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे, अर्थात बहुत से अफसर ऐसे थे जो इन बातों को, जोन्स और कोलब्रुक की बातों को जो है नहीं मानते थे। अब आगे कह रहा है, ये एक उदाहरण के जरिए बता रहा है। इस तस्वीर से हमें पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी यानी जो इन दो भाषाओं के जो जानकार होते, जो माध्यम होते हैं, दो भाषाओं को पता करने के लिए जो शब्द अपनाए जाते हैं, या प्राच्यवादी अभी मैंने बताया इन एशियाई भाषा के जानकार। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर है हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। उसके एक तरफ पंडित, दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है।
हेस्टिंग्स तथा अन्य जो अंग्रेज अफसर है, हेस्टिंग्स एक अफसर था, और अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें कई बार केवल बोलियों समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। वर्नाकुलर इन दो भाषाओं, जो जब दो भिन्न भाषाएं होती हैं उनको समझने के लिए जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं वर्नाकुलर। दो भिन्न भाषाओं को समझाने के लिए आपस में जिस सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं बेटा वर्नाकुलर होता है वो। स्थानीय रीति रिवाजों और कानून के बारे में जानना चाहते, जो अंग्रेज थे वो जानना चाहते थे, और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मद्रास की स्थापना की, कलकत्ता मदरसे, इन जो मदरसे होते हैं जो मुसलमानों के जो बच्चों को जहाँ पढ़ाया जाता है वो कहलाते हैं मदरसे। और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। तो बेटा आज के लिए हमारा पाठ इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।